गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, कल मैंने आप लोगों को अनुबंध के वर्गीकरण के बारे में बताया था। उसके तहत मैंने आपको वैधता के आधार पर अनुबंध कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में समझाया था। उसी क्रम में आज मैंने आपको 3 प्रकार के बताए थे। वैधता के आधार के पश्चात जो आपका सेकंड जो था वो था अनुबंध करने की विधि के आधार पर वर्गीकरण। तो अनुबंध करने की विधि के आधार पर जो अनुबंधों का वर्गीकरण किया जाता है वो वर्गीकरण मैं आप लोगों को आज के इस लेसन में बताना चाहूँगी। इसमें 3 प्रकार के, वैसे तो 2 प्रकार के बोले जाते हैं कि स्पष्ट अनुबंध और गर्भित अनुबंध, लेकिन इसके अलावा भी जो है वो अनुबंधों का वर्गीकरण किया जाता है। तो स्पष्ट अनुबंध होता है, गर्भित अनुबंध होता है और गर्भित अनुबंध के साथ ही अर्ध अनुबंध भी होता है। तो स्पष्ट अनुबंध कौन से अनुबंध होते हैं? स्पष्ट अनुबंधों के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि स्पष्ट अनुबंध जो होते हैं वो होते हैं जहां अनुबंध से संबंधित प्रस्ताव, स्वीकृति या अन्य संबंधित जो भी शर्तें होती हैं वो शर्तें स्पष्ट रूप से तय की जाती हैं। स्पष्ट रूप से तय करने का मतलब है कि वो लिखित रूप में या मौखिक शब्दों के उच्चारण द्वारा की जाती है तय। और मौखिक शब्दों के द्वारा भी तय करने में जो है वो 2 तरह से होता है, या तो पक्षकार दोनों आमने सामने हो या फिर वो टेलीफोन पर वार्ता के द्वारा भी स्पष्ट वार्तालाप के माध्यम से प्रस्ताव या स्वीकृति या अनुबंध से संबंधित जो भी शर्तें हैं वो तय करें, तो उसे हम स्पष्ट अनुबंध के तहत हम रखते हैं। स्पष्ट अनुबंध जो है उसके उसी श्रृंखला में, वैसे तो अलग से नहीं है लेकिन उसी श्रृंखला में एक और जो बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी वो है प्ररूपीय अनुबंध। प्ररूपीय अनुबंध, प्ररूपीय अनुबंध या प्रमापित प्रारूप वाले अनुबंध। तो प्ररूपीय अनुबंध जो है वो किस प्रकार के अनुबंध होते हैं? वो भी एक तरीके से लिखित में ही होते हैं, लिखित में ही होते हैं, लेकिन उसमें अनुबंध से संबंधित जो भी शर्तें हैं, जो भी तथ्य हैं, उन तथ्यों का जो निर्धारण होता है वो निर्धारण एक निश्चित फॉर्मेट के माध्यम से होता है। उसमें एक निश्चित प्रारूप होता है, एक निश्चित फॉर्मेट होता है। उस निश्चित फॉर्मेट में जितने भी जो भी बिंदु हैं, जो भी तथ्य हैं, उनका बिंदुवार जो है विवरण दिया हुआ होता है और उन बिंदुवार विवरण को भरकर या उनके जवाब देते हुए या उनसे संबंधित सूचनाओं को बताते हुए पक्षकार जो है वो एक प्रकार से अपना अनुबंध से संबंधित शर्तों को तय करता है। और जब वो उन शर्तों को तय कर लेता है उस रूप में, तो उसके पश्चात उसे हस्ताक्षर करने होते हैं। जब वो हस्ताक्षर कर देता है तो इस हस्ताक्षर का मतलब ये हुआ कि उसने उस फॉर्मेट में दिए गए सभी जितनी भी तथ्य हैं उनको सुन लिया है, पढ़ लिया है और समझ लिया है, और अब वो उन सभी शर्तों से, उन सभी तथ्यों से बद्ध होगा। हस्ताक्षर करने का यही मतलब होता है। जैसे अब आप देखो, आप कोई बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो आपको अकाउंट खोलने के लिए एक फॉर्म भरना होगा, उसके बाद ही आपका अकाउंट जो है वो खुलेगा। यानी आप किसी बैंक विशेष में खाता धारक हो तो इसका मतलब है कि आप उसके लिए आपको उसमें फॉर्म भरना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आपके और बैंक के बीच में कॉन्टैक्ट हुआ है और अब आपका खाता उसमें खुल गया है। उसी प्रकार आप कहीं नौकरी के लिए आवेदन करते हो या कहीं आप एडमिशन के लिए आवेदन करते हो तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, और उस फॉर्म को भरकर उससे संबंधित जितने भी तथ्य होते हैं उन तथ्यों के तहत आपको सूचनाएं देनी पड़ती हैं। इस प्रकार आपके और जो संबंधित जो पक्षकार है उसके बीच में अनुबंध हो जाता है। तो ये होता तो लिखित में ही है, लेकिन ये प्ररूपीय है। इसका एक निर्धारित हर क्षेत्र में अलग अलग तरह के जो भी है वो अपना एक फॉर्मेट तैयार रखते हैं अगर इस तरह के, जहाँ पे प्ररूपीय अनुबंध होते हैं और उस फॉर्मेट के माध्यम से पक्षकारों के बीच में अनुबंध होते हैं। तो ये तो था आपका प्ररूपीय अनुबंध, जो कि लिखित स्पष्ट अनुबंध के तहत ही था। उसके बाद आता है आपका गर्भित अनुबंध। गर्भित अनुबंध क्या होता है? गर्भित जिसे इंग्लिश में कहते हैं इम्प्लाइड, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड
जब अनुबंध से संबंधित जो भी शर्तें हैं या अनुबंध से संबंधित प्रस्ताव है या अनुबंध से संबंधित स्वीकृति है वो पक्षकारों द्वारा स्पष्ट रूप से व्यक्त न की जाकर पक्षकारों के व्यवहार द्वारा, पक्षकारों के आचरण द्वारा आपस में व्यक्त होती है और उनके बीच में इसी रूप में वो अनुबंध का निर्माण होता है, तो उसको हम गर्भित अनुबंध कहते हैं। जैसे कि हमारे दैनिक जीवन में हम कई बार इस प्रकार के गर्भित अनुबंध कर लेते हैं, क्योंकि वो पारिवारिक प्रकृति के होते हैं, सामाजिक प्रकृति के होते हैं, इसलिए उनका कोई कानूनी औचित्य नहीं होता, इस वजह से हम उन पर मायने नहीं देते, उनका कोई मायने नहीं होते। लेकिन जब हम बात करते हैं वाणिज्यिक प्रकृति की, तो उसमें भी इस प्रकार के कई गर्भित अनुबंध पक्षकारों के बीच में होते हैं। एक उदाहरण, आप एक ऑटो करते हो, ठीक है, छोटे छोटे शहरों में तो हम पहले बातचीत करके पैसे तय करते हैं, लेकिन आजकल आज के युग में जो है वो जब हम कहीं टैक्सी करते हैं, ऑटो करते हैं, कैब करते हैं, तो हम पहले पैसे तय नहीं करते हैं। हमने उसको आवाज़ लगाई, ऑटो वाला रुका, हम बैठे और हमने जगह बता दी। ऑटो वाले ने मीटर ऑन कर दिया और उसके बाद जब आप उतरे अपने गंतव्य पर, तो मीटर में जो भी अमाउंट आया था वो अमाउंट आप पे कर रहे हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार की आपके बार्गेनिंग के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से किसी भी प्रकार की कोई शर्तें तय नहीं हुई। या फिर इसके अलावा जैसे आपको भी कहीं जाना होता है, तो अगर आप बस स्टैंड पर जो है बस स्टॉपेज पर जाकर खड़े होते हैं और आप जो सिटी बस है, जो लोकल बस है, वो आती है और वहाँ आकर रुकती है, तो उसका रुकना एक तरीके से आपको प्रस्ताव का गर्भित निमंत्रण देना है। और जब आप उसमें जो है आप खड़े होकर प्रस्ताव का निमंत्रण दे रहे हैं, वहाँ पर बस स्टॉपेज पर बस वाला जब बस को रोकता है तो उसने आपको प्रस्ताव किया, और जब आप उसमें चढ़ जाते हैं तो वो आपका गर्भित, इसमें यहाँ ना तो बस वाले ने आपसे कुछ बोला, ना आपने बस वाले को बोला, लेकिन आपके और बस वाले के बीच में एक गर्भित अनुबंध का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से इस प्रकार के अनुबंध जो होते हैं वो गर्भित अनुबंध होते हैं, जो पक्षकारों के व्यवहार या आचरण द्वारा वो निर्मित हो जाते हैं। इसी क्रम में अब जो एक और अनुबंध मैंने आपको बताया था, अर्ध अनुबंध। अर्ध अनुबंध, अब ये किस प्रकार का अनुबंध है? तो अर्ध अनुबंध के बारे में जब भी अब हमने एक वैध अनुबंध के आवश्यक गुणों की बात की थी, तो उसमें हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि पक्षकारों के बीच में जो अनुबंध है उसके वैध जब भी वो अनुबंध करते हैं तो उनके बीच में अनुबंध से संबंधित जो भी वैध गुण होने चाहिए अनुबंध में, वो सारे के सारे गुण उस अनुबंध में होने चाहिए। अगर उसमें नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में वो अनुबंध व्यर्थ अनुबंध होगा, वो ठहराव व्यर्थ होगा, उसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं होगा, उसकी प्रवर्तनीयता नहीं होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, दो पक्षकार होने चाहिए, ठीक है, दोनों पक्षकारों में अनुबंध करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए, स्वीकृति होनी चाहिए, स्वीकृति के साथ वो स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। इस प्रकार के बहुत सारे फैक्टर्स मैंने आप लोगों को बताए थे वैध अनुबंध के आवश्यक गुणों के तहत। तो जब किसी अनुबंध में, अर्ध अनुबंध क्या है? अर्ध अनुबंध जब किसी अनुबंध में एक वैध अनुबंध के आवश्यक गुणों का अभाव होता है, उसके बावजूद वो अनुबंध उसी प्रकार से प्रभावशील होते हैं जिस प्रकार से वैध अनुबंध, तो ऐसे अनुबंधों को अर्ध अनुबंध कहा जाता है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? तो ऐसा बहुत से कारण होते हैं कि अनुबंध में अनुबंध करने के गुणों का अभाव होने के बावजूद वो अनुबंध एक वैध अनुबंध की तरह प्रभावशील होता है। ये तब होता है, इसके बारे में पहले और एक आध बात आपको मैं क्लियर कर दूं कि ये तब होता है, ये पक्षकारों के द्वारा आपस में स्पष्ट रूप से किए नहीं जाते हैं कि पक्षकार आपस में एक दूसरे से अनुबंध कर रहे हैं और उनका वो आपस में कोई भी स्पष्ट अनुबंध नहीं करते हैं, लेकिन वो उनके बीच में कानून द्वारा उनके ऊपर थोपे जाते हैं, कानून के द्वारा उनके ऊपर थोपे जाते हैं, और चूंकि कानून के द्वारा उन पर थोप दिए गए तो ऐसी स्थिति में उसका पालन उसी प्रकार से किया जाएगा जिस प्रकार से एक वैध अनुबंध का निष्पादन होता है। तो वो किस प्रकार के अनुबंध होंगे? इसमें कई प्रकार की चीजें हैं, कई प्रकार के अनुबंध। जैसे अवयस्क है, अवयस्क के साथ किया गया अनुबंध वैसे तो स्पष्ट रूप से व्यर्थ होता है, ये आप सभी जानते हैं, मैंने जब एक वैध अनुबंध के गुण बताए थे उसमें। लेकिन फिर भी
अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यदि एक अवयस्क कोई अनुबंध करता है तो वो उस अनुबंध को आपको पूरा करना पड़ेगा। आप इस बारे में उससे उसकी इनकार नहीं कर सकते। तो कानून के द्वारा जो थोपा जाता है वो अनुबंध अर्ध अनुबंध कहलाता है। जैसे किसी व्यक्ति को कोई वस्तु पाने वाला व्यक्ति, किसी व्यक्ति को रास्ते में कोई कोई वस्तु मिलती है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की स्थिति ऐसे तो वो उसका सारी जो भी विश्व है उस सब के अगेंस्ट उसका उस वस्तु पर अच्छा अधिकार होगा, किंतु उस वस्तु का वास्तविक मालिक को छोड़कर, यानी उस वस्तु के वास्तविक मालिक को छोड़कर पूरे विश्व के विरुद्ध उसे उस वस्तु पर अच्छा अधिकार प्राप्त होगा। लेकिन जब भी कोई हुई वस्तु पाने वाला इसके लिए जरूरी है कि कोई हुई वस्तु जो उसे मिली है उसके मालिक को ढूंढने का प्रयास करे। अगर नहीं मिलता है तो उसे संपूर्ण विश्व के विरुद्ध उस पर अच्छा अधिकार मिलेगा। किंतु यदि कोई वस्तु के मालिक को ये बात पता चल जाती है कि उसकी वस्तु XYZ नाम के व्यक्ति के पास है, तो वो आकर उससे उस व्यक्ति वस्तु को प्राप्त करने का कानूनी हक रखता है। यहाँ भले ही उन दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई अनुबंध ना हो, लेकिन कोई वस्तु का जो मालिक है वो पाने वाले व्यक्ति से अपनी वस्तु को कानूनी रूप से प्राप्त करने का वैधानिक हक रखता है, बशर्ते वो इस बात को सिद्ध कर दे कि वस्तु उसकी। तो इस प्रकार से कई परिस्थितियां ऐसी होती है जिसमें पक्षकार आपस में एक दूसरे से कोई स्पष्ट अनुबंध नहीं करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन दोनों के बीच में अनुबंध मान लिया जाता है, वो अनुबंध माना जाता है कानून के द्वारा उन पक्षकारों के ऊपर थोपा जाता है। तो इस प्रकार से अर्ध अनुबंध, तो ये मैंने आपको बताया अनुबंध करने की विधि के आधार पर। और तीसरा इसका जो प्रकार है वो है निष्पादन की विधि के आधार पर। तो निष्पादन की विधि के आधार पर, निष्पादन का मतलब होता है अनुबंध पूरा करना। तो निष्पादन जो है वो आप लोगों को निष्पादन की विधि के आधार पर दो प्रकार से होता है। एक तो निष्पादित अनुबंध परफॉर्म्ड, ठीक है, एग्जीक्यूटेड, उसको कहेंगे हम एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा जो है वो कहलाएगा इसमें निष्पादनीय एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो निष्पादन किए जा रहे योग्य हैं जिनका। तो पहले मैं आपको समझाती हूँ निष्पादित अनुबंध। निष्पादित अनुबंध का मतलब ये है कि जब अनुबंध से संबंधित दोनों पक्षकारों ने अनुबंध के तहत उत्पन्न अपने दायित्वों को पूरा कर दिया है, अपने अपने दायित्वों को पूरा कर दिया है और कुछ भी बाकी शेष नहीं रहा है अनुबंध के निष्पादन के तहत, तो ऐसा अनुबंध निष्पादित अनुबंध कहलाएगा, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। दूसरा इसमें एग्जीक्यूटरी यानी निष्पादनीय अनुबंध। तो निष्पादनीय अनुबंध जब अनुबंध से संबंधित पक्षकारों द्वारा अपने दायित्वों को अभी पूरा नहीं किया गया है बल्कि पूरा किया जाना शेष है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे अनुबंध निष्पादनीय अनुबंध कहलाते हैं। ये अनुबंध भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो एक पक्षीय निष्पादनीय अनुबंध और दूसरा है द्विपक्षीय निष्पादनीय अनुबंध। एक पक्षीय निष्पादनीय अनुबंध वह अनुबंध है जिसके अंतर्गत अनुबंध के एक पक्षकार ने अपने दायित्वों को पूरा कर दिया है, किंतु दूसरे पक्षकार द्वारा अपने दायित्व को पूरा किया जाना शेष है, तो उसे एक पक्षीय निष्पादनीय अनुबंध कहते हैं। जैसे कि हम किसी से माल का ऑर्डर देते हैं और माल का ऑर्डर देते ही हमने उसका एडवांस पेमेंट भी कर दिया, तो हमने तो अपना दायित्व पूरा कर दिया किंतु अभी माल हमें प्राप्त नहीं हुआ है, यानी कि विक्रेता द्वारा हमें माल की सुपुर्दगी किया जाना शेष है, यानी उसके द्वारा उसके दायित्व का निष्पादन किया जाना शेष है, इसलिए वो एक पक्षीय निष्पादनीय अनुबंध माना जाएगा। लेकिन द्विपक्षीय निष्पादनीय अनुबंध जिसके तहत दोनों पक्षकारों के द्वारा अपने अपने दायित्वों का निष्पादन किया जाना शेष है, जैसे कि एक व्यक्ति ने दुकानदार को किसी माल का ऑर्डर दिया है कि ये माल मुझे इस तारीख तक आप पहुंचा देना, तो अभी वो तारीख चूंकि आई नहीं है इसलिए न तो उसने कोई एडवांस दिया है, उसने जो विक्रेता है उस विक्रेता को किसी भी प्रकार का कोई एडवांस नहीं दिया है, और विक्रेता ने भी अभी चूंकि माल नहीं आया है इसलिए अभी उसकी डिलीवरी उसके द्वारा दिया जाना शेष है। तो अब यहाँ पर दोनों पक्षकारों द्वारा चूंकि अपने अपने दायित्व पूरे नहीं किए गए हैं, इसलिए माना जाएगा
कि ये जो अनुबंध है ये द्विपक्षीय निष्पादनीय अनुबंध ही है और उस श्रेणी में आएगा। तो इस प्रकार से ये तो था अनुबंधों का वर्गीकरण जो मैंने आप लोगों को